हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मज़े में हैं। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री का अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें बढ़ रहे थे हम लोग आगे अपनी P2 सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक। तो ये सब हम लोग अपने पढ़ चुके हैं पहले। तो इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिएगा, तभी आपको ये बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट इसके जो पहले के पार्ट है वो देख लीजिएगा। हमने बहुत ही सरल और बहुत बढ़िया ढंग में हमने आपको इसका सब कुछ समझा दिया है। केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस जो कुछ था हमने आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको समझा दिया है, तो वो समझ लीजिएगा। उसके बाद ये आप देखिएगा ये वाला पार्ट, इसके जब पहले के पार्ट देख लें आप तो आपको ये भी बहुत ही आसानी से बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। अच्छा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को आज हम लोग पढ़ेंगे। आपकी बुक में जो दिए गए हैं बेसिकली 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक। कितने टाइप्स के? 5 टाइप के। पांचों आपको बताएंगे, डिटेल में हम लोग हर एक को समझेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस आपने स्टार्टिंग में समझा था कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। इसमें रिएक्टेंट साइड में जो आप जितने भी आपके सब्सटेंस होते हैं, 2-3 जितने भी सब्सटेंस हैं आपके केमिकली रिएक्ट करते हैं और फिर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसलिए जो केमिकल रिएक्शन में आपके होता क्या है, रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। तो यही जो रीअरेंजमेंट होता है ना एटम्स का, तो यही इसमें कई टाइप्स, इसमें कई कंडीशंस बन सकती हैं और इसी के बेसिस पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को ये देखेंगे, जो कि 5 आपकी बुक में हैं। पहली कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। फिर दूसरा आपका है, आपका जो है वो है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद तीसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर चौथा है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और लास्ट में जो आपका है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये जो 5वां टाइप है आपकी, जो 5वें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका थोड़ा इसमें कंफ्यूजन रहती है, तो ये और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है इस हिसाब से, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन नंबर निकालना आपको आगे वगैरह वगैरह ये सब आपको 11th-12th में भी आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। वैसे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको आगे भी बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक। तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। वो लेवल का आपका है, वो लेवल का टाइप है आपका, तो उसको पढ़िएगा। इसके पहले हम लोगों ने हीट के बेसिस पे हम लोग 2 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन देखे थे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, लेकिन वो हीट के बेसिस पे था, ठीक। तो वो हीट निकल रही है और हीट अगर उसमें देनी पड़ रही है तो वो सब आप पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। तो पहले पार्ट देख लीजिएगा, बड़े बढ़िया ढंग से हमने समझा दिया है। तो अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे जो सबसे पहला आपका हमने आपको बताया, जो सबसे पहले आपको टाइप बताया हमने वो क्या है? सबसे पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। अब इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि कॉम्बिनेशन, ठीक। कॉम्बिनेशन इसमें नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें आपको नाम पढ़ के फील आ रहा होगा, इसमें कंबाइंड फीलिंग आ रही होगी, ठीक। तो नाम से ही आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि इसमें कंबाइन करने की बात की जा रही है, ठीक। तो अच्छा, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है अब आपको आइडिया लग चुका होगा। तो इसमें होता क्या है कि चाहे आपके जितने सब्सटेंस हों, 2 हो, 3 हो, जितने भी सब्सटेंस हों आपके, जब रिएक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक। इस टाइप के रिएक्शन में क्या होता है, आपको चाहे जितने सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं 2-3, आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, एक सिंगल सब्सटेंस आपको मिलता है। मतलब जितने रिएक्टेंट्स आपके 2-3 जितने रिएक्टेंट्स आपके कंबाइन करेंगे, केमिकली रिएक्ट होंगे तो केमिकल रिएक्शन करेंगे, ठीक है। सब भाषा में बता दे रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाए। केमिकल रिएक्शन करेंगे तो आपको एक सिंगल आपको प्रोडक्ट मिलेगा, या हम कहें एक सिंगल सब्सटेंस आपको मिलेगा, एक सिंगल सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, एग्जांपल देखिएगा तो आपको बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोगों से कहा था हमने, याद कर लीजिएगा, ठीक। उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और मिल करके हमारा बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर मिला था हमको, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में मिलता है हमको, ठीक। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या ये बैलेंस है? बैलेंसिंग पढ़ चुके हैं हम लोग, तो ये क्या बैलेंस है? नहीं, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ये अभी अनबैलेंस, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, ठीक। चलो अब इधर देखते हैं, इधर मैग्नीशियम कितने हैं? 1, ऑक्सीजन कितना है? 1, तभी तो ये अनबैलेंस है, बराबर नहीं है, ठीक।
तो मैग्नीशियम का एक ऑक्सीजन दो, मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन एक, तो इधर दो करना पड़ेगा, तो दो ऑक्सीजन कर देंगे हम, दो ऑक्सीजन तो दो, मैग्नीशियम भी दो हो गए। अब इधर दो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम इधर एक है तो इसको भी दो कर दे रहे हैं, बस हो गई बैलेंस। अब ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसी इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई अब ये हमारी। ठीक, अब इसमें हम लोग इसको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। सॉलिड होता है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन हमारी गैस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड पाउडर मिलता है हमको। ठीक, तो अब ये हो गई इक्वेशन, बढ़िया लग रही है देखने में। ठीक, तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये देखो दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, दो सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है और हमको मिल क्या रहा है रिजल्ट में? एक सब्सटेंस, खाली एक सब्सटेंस आपको मिलेगा। तो ऐसी सारी रिएक्शंस होती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें सब कंबाइन करके, सब ये कंबाइन होकर के आपको एक सब्सटेंस मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं, जो इधर सब्सटेंस जो रिएक्ट जिन सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स, और ये जो हमको मिला इसको हम लोग बोलते हैं, जो इसके इधर केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो हमको रिजल्ट में मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक, तो यहाँ पे एक मिल रहा है तो हमने प्रोडक्ट लिखा है। ठीक, तो ये लगभग ये पूरा चैप्टर हम लोग केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के टर्म में समझाते हैं, तो ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है ना, अक्सर लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के टर्म में सब बताते हैं इसमें, तो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट अच्छे से आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको पहले जो मैंने समझा दिया है तो वो पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब तक तो आप समझदार हो चुके हैं। ठीक, तो ये सब बात हो गई। तो ये जो रिएक्शन है आपकी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके दो सब्सटेंस हैं, केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं, केमिकली रिएक्ट, उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है और हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है, एक सब्सटेंस मिल रहा है। तो एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक, अब हम लोग दूसरा देखेंगे, एक इसका और एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, इसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल के पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं, समझ गए हैं हम लोग अच्छे से। दो रिएक्शंस, अब तो आप डिफिनेशन खुद से ही बना लेंगे। तो दो रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस, अच्छा, तो जो टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट लिख सकते हैं, या इसके लिए एक और अच्छा वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, सीधा ये क्या, ये दो रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस combine to form a single substance are called, अब ये सब आप लोग लिख लेंगे, are called combination reaction. तो those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reactions. ठीक, तो जिन रिएक्शन में आपके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हो और आपको एक सिंगल सब्सटेंस मिल रहा हो, ठीक, सिंगल या प्रोडक्ट मिल रहा हो, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अच्छा, इसका एक और बेहतरीन एग्जांपल आपको बताए दे रहे हैं आपकी डेली लाइफ का। ठीक, बहुत ही बढ़िया है ये, बहुत बढ़िया इक्वेशन है ये आपको। ठीक, बहुत ही इजी माना जाता है, बहुत ही बेसिक है। ठीक, चलो, अच्छा, ये बैलेंस है अभी कि नहीं बैलेंस है। क्यों? इधर हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन के दो, इधर हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन का कितना है? एक। तो अब इसको क्या है, ये अभी अनबैलेंस, अब इसको करना पड़ेगा बैलेंस। पढ़ चुके हैं ना बैलेंस। तो H को दो हैं, O के दो हैं, H के दो हैं, O का कितना है? एक। तो इधर कितने करते हैं? O के दो करते हैं। क्यों? क्योंकि O का एक कम था। ठीक, चलो भाई, O के दो हो गए, लेकिन H के कितने हो गए? चार। O के कितने हो गए? दो। इधर H के कितने हो गए? दो। तो इधर दो कितने पकड़ रहे हैं? कम पकड़ रहे हैं H के। अब ये हो गई केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक, केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या हो गई आपकी? अब ये जो केमिकल इक्वेशन है ये अब आपकी बैलेंस हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, चलो भाई। अच्छा, अब इसमें हम लोग इसको और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। हाइड्रोजन क्या है? गैस। ऑक्सीजन क्या है? गैस। H2O क्या है? लिक्विड। यही तो पीते हैं, वाटर, पानी। ठीक, पीते हैं ना हम लोग पानी। चलो, ठीक, तो ये हो गया हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये भी आपका एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देखिए, इसमें ये आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो सब्सटेंस हैं, कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, वाटर। ठीक, तो ये आप इधर साइड वालों को क्या बोलते हैं? जो हमको मिलता है प्रोडक्ट, लेकिन सिंगल है तो प्रोडक्ट लिखेंगे, और जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक,
तो दोनों तो रिएक्टेंस लिख देंगे, ये होती रिएक्टेंट साइड, वो होती प्रोडक्ट साइड। ठीक, यहाँ पे हो रही है केमिकल रिएक्शन। ठीक, ये साइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि हमको रिजल्ट में क्या मिला। ठीक, तो ये आपका पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसके 2 एग्जांपल हमने देख लिए, बहुत आसान थी और आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका दूसरा टाइप देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो अभी हमने पढ़ी, तो उसके भी आपको ये बहुत से स्कूलों में या बहुत जगहों पे नहीं पढ़ाया जाता है, और एक आध बुक में ये दिया गया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती हैं इसके भी कुछ टाइप्स में हम लोग देख सकते हैं। तो ये एक आध बुक में दिया गया है और ज़्यादा कोई पढ़ाता भी नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख ले रहे हैं। ठीक, एक बार समझा दे रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को भी हम लोग कुछ और टाइप्स में देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, पहला आपका टाइप है जिसमें एक आपका एलिमेंट हो और दूसरा एलिमेंट हो, मतलब दोनों एलिमेंट हो, मतलब एलिमेंट मिल करके आपको एक सिंगल सब्सटेंस या एक कंपाउंड दे रहे हो। ठीक, तो ये पहला टाइप हो गया। दूसरे टाइप में क्या होता है कि आपका एक एलिमेंट हो और दूसरा कंपाउंड हो, और ये कंबाइन हो रहे हो और फिर आपको एक कंपाउंड मिल रहा हो। मतलब आपको प्रोडक्ट साइड से मतलब नहीं रखना, इधर तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, इधर आपको वो मिल जाएगा, आपको एक सब्सटेंस मिल जाएगा, और वो सब्सटेंस मेनली कंपाउंड ही होगा। ठीक, आपको इधर के बेसिस पे आपको 3 टाइप देखने हैं। क्या कि अगर 2 एलिमेंट मिल कंबाइन हो रहे हो, 2 एलिमेंट कंबाइन करके अगर बना रहे हो आपका, ये आपको एक सब्सटेंस दे रहे हो, तो ये आपका पहला टाइप हो गया। ठीक, दूसरा टाइप क्या हो जाएगा कि एक एलिमेंट हो और दूसरा कंपाउंड हो, तो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिल करके भी आपको बना करके दे सकते हैं एक सब्सटेंस, तो ये दूसरा टाइप हो गया। और दोनों कंपाउंड भी हो सकते हैं, मतलब दोनों कंपाउंड भी मिल करके आपको एक सब्सटेंस बना करके दे सकते हैं। तो इस बेसिस पे आपके ये 3 टाइप हो सकते हैं। 3 तरह से हम लोग इसको भी और आगे डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। ठीक, दोनों एलिमेंट हो तब आपको प्रोडक्ट मिला हो, तो ये आपका एक टाइप। एक प्रोडक्ट मतलब एक आपका कंपाउंड हो, एक एलिमेंट हो, तो ये दूसरा टाइप, और दोनों अगर कंपाउंड हो तो आपका ये तीसरा टाइप। तो ये आता नहीं है पेपर में, कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक, बाई चांस की बात है आ जाए। वैसे बुकों में तो कई जगह दिया ही नहीं जाता, कई बुकों में, लेकिन एक आध बुक में दिया गया है और कोई पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन बता दिया इन्फॉर्मेशन के लिए आपको। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरा टाइप। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप केमिकल रिएक्शंस का। तो सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन तो जो कि है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला टाइप हम लोग देख चुके हैं केमिकल रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड टाइप है हमारा केमिकल रिएक्शंस का। ठीक, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं ये जस्ट उसका उल्टा होती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की जस्ट उल्टा होती हैं ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी हमने पढ़ा, उसमें क्या था, उसमें आपके 1 2 3 जितने भी सब्सटेंस हो सब मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे थे, मतलब आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा था और रिएक्टेंट खूब सारे थे। तो जस्ट इसमें उसका अपोजिट होता है, क्या होता है कि इसमें एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है उससे आपको 1 2 3 खूब सारे आपको सब्सटेंस मिलते हैं। ठीक, तो इस तरह से उल्टा होता है, मतलब इसमें रिएक्टेंट एक रहता है और आपको प्रोडक्ट एक से ज़्यादा मिलते हैं। ठीक, तो है नहीं उसका उल्टा। अच्छा, कॉम्बिनेशन में हमने जैसे वर्ड फील किया, हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में कंबाइन वर्ड हमको मिला। ठीक, हमने कंबाइन वर्ड फील किया जिससे हमने उसको समझाया। तो उसी प्रकार डीकम्पोजिशन में आपको ये वर्ड फील हो रहा होगा डीकम्पोज, इसमें डीकम्पोज करने की बात हो रही है। ठीक, डीकम्पोज करने की बात हो रही है। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि आपका एक सिंगल सब्सटेंस ठीक डीकम्पोज होकर 1 2 3 कई सारे सब्सटेंस बनाता है। ठीक, केमिकल रिएक्शन होने के बाद। अच्छा, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, CaCO3, अब ये क्या होगा डीकम्पोज। अच्छा, ये CaCO3 जो है ना आपका, ये किस स्टेट में रहता है, सॉलिड। क्यों, क्योंकि अगर आपको पता हो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइम स्टोन बोलते हैं। ठीक, जिसको हम लोग लाइम स्टोन बोलते हैं। तो ये होता है सॉलिड और ये डीकम्पोज होगा, तो नीचे लिख दें हम डीकम्पोज और हीट करने पे हमको इसमें मिलता है CaO। ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइम। ठीक, तो ये भी आपका सॉलिड होता है और साथ में क्या मिलेगा आपको, CO2 गैस मिलेगी। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं कि बैलेंस है, बैलेंस अभी करना है कि बैलेंस है। तो देखिए Ca का 1 है, Ca का 1 है, C 1 है, C आपका 1 है, O के 3 है, O के 3 है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, मतलब इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो इसमें देख सकते हैं आप एक सिंगल, अच्छा ये
क्या हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, है ना। जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और इधर साइड जो होता है राइट साइड में उसको क्या होते हैं, प्रोडक्ट, ठीक, जो हमको मिलता है रिएक्शन होने के बाद उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, और इधर लेफ्ट साइड में जो रहता है रिएक्शन के पहले उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। तो ये एक सब्सटेंस है और ये डीकम्पोज करके एक से ज़्यादा आपको सब्सटेंस बना के दे रहा है, ठीक। केमिकल रिएक्शन होने के बाद जब एक से ज़्यादा सब्सटेंस बने, एक सिंगल सब्सटेंस से केमिकल रिएक्शन होने के बाद जब आपको एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिल रहे हो तो ये रिएक्शन होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें देखो अब सिंगल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट्स हैं आपके इधर दो, ठीक, दो सब्सटेंस आपको मिल रहे हैं, एक सब्सटेंस से आपको दो सब्सटेंस मिल रहे हैं, हो सकता है 3 सब्सटेंस मिल सकते हैं आपको, ठीक। तो इस तरह से डीकम्पोजिशन रिएक्शन आप समझ गए। अब इसकी डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दोज रिएक्शंस, इसको साफ कर दें कि लिखा रहने दें, चलो अच्छा लिखा रहने देते हैं। तो those reactions in which a compound those reactions in which a compound, इसकी रिफिल लग रहा है खत्म हो रही है, in which a compound splits up into two or more simpler substances are known as, ये तो आप लिख सकते हैं अपने मन से, ठीक। तो दो रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जिसमें एक सिंगल कंपाउंड मतलब अ कंपाउंड, एक कंपाउंड स्प्लिट्स मतलब टूट करके जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस बनाता है तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि इसमें एक सिंगल कंपाउंड जो ये है हमारा CaCO3, ये टूट करके स्प्लिट होकर के दो आपके सिंपल सब्सटेंस बना रहा है, ठीक। दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस बनाए तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। बहुत आसान था ये भी। अच्छा, इसमें हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि इसमें आपकी एक रिएक्शन दी गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। वो है आपकी दी गई है बुक में 2FeSO4, ठीक, ये है 2FeSO4। अब ये FeSO4 क्या होता है, फेरस सल्फेट, और ये ग्रीन कलर का होता है। अच्छा, इसका कलर भी आपको याद करना पड़ेगा इसमें, ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें कलर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें आपको कलर भी याद करना पड़ेगा, ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें कलर से भी क्वेश्चन बना देते हैं ये लोग, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी। अब ये किस टाइप की रिएक्शन है, एक सिंगल सब्सटेंस है ये और सिंपल सब्सटेंस में टूटने वाला जा रहा है, तो इसका मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन, ठीक। इसमें डीकम्पोज हो रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस डीकम्पोज होकर के आपके दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अच्छा, इसको जब हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, Fe2O3, ठीक। अच्छा, ये जो हमारी डीकम्पोजिशन है, अच्छा आगे बता देंगे अभी, ठीक, नहीं तो पीछे हो जाएगा, तो आगे बता देंगे। SO2 और SO3, ठीक। अब ये SO2 कैसा होता है, SO3 कैसा होता है, इसकी स्टेट और इन सब की स्टेट अब हम लिखते हैं तो होता है सॉलिड गैस, ये सॉलिड ये गैस और ये गैस, ठीक। अब ये बैलेंस है, अभी बैलेंस है, ठीक, मैंने बैलेंस करके लिख दी है। अब इसमें कलर आपको देखना है, ये ग्रीन कलर का है, ये ब्राउन कलर का होगा आपका, ये ब्राउन कलर का होगा, ठीक। इन दोनों के कलर याद कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। तो ये जो आपकी रिएक्शन है ना, इससे लगभग आपका क्वेश्चन बनता है, इसको मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा ढंग से, विद कलर और विद स्टेट, ठीक। अब इससे भी आप समझ सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्यों, एक सिंगल सब्सटेंस आपका अ कंपाउंड मतलब एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट मतलब टूट करके आपको 3 सब्सटेंस दे रहा है, ठीक। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस दे तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है कि नहीं, अ सिंगल सब्सटेंस डीकम्पोज होकर के आपको 3 सब्सटेंस दे रहा है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, ठीक। और कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन में जस्ट इसका उल्टा हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था, जैसे हमने एग्जांपल देखा था H2 + O2, एक मिनट, तो इधर से लिखते हैं H2 + O2, अभी बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक।
चलो अच्छा बैलेंस कर देना है, स्टेट स्टेट बाकी नहीं लिखना है, ठीक, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये किस टाइप की रिएक्शन है बताइए, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इधर देखो रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में एक सब्सटेंस बन रहा है। रिएक्टेंट्स 2 थे, प्रोडक्ट 1 था। इधर क्या है, इधर रिएक्टेंट 1 होता है और इधर प्रोडक्ट साइड में 3 सब्सटेंस होते हैं। प्रोडक्ट साइड में 3 सब्सटेंस होते हैं, मतलब आपको प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा मिलते हैं, ठीक, 2 या 2 से ज्यादा। तो इसमें 2 इधर आपके 2 हो 3 हो जितने भी सब्सटेंस हो तो वो सब मिल करके आपको एक सब्सटेंस देते हैं। और डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस से आपको और ज्यादा सिंपल 2-3 सब्सटेंस मिलते हैं। तो ये देखो अपोजिट है कि नहीं, इधर रिएक्टेंट में ज्यादा होते हैं, 2 होंगे 3 होंगे और एक प्रोडक्ट देंगे। और डीकंपोजिशन में क्या होगा कि एक सिंगल सब्सटेंस होगा, उससे आपको 2 या 3 आपको सब्सटेंस मिलेंगे प्रोडक्ट में केमिकल रिएक्शन होने के बाद। ये एरो जो होता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन को, है ना। ये एरो बताता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिला, इधर रिजल्ट जो मिलता है उसी को तो प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये सब पहले वीडियो पार्ट में पढ़ा चुके हैं, तो उसको देख लेना तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो ये आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन था। इसमें इसमें थोड़ा अभी आगे और हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो अभी हमने डीकंपोजिशन रिएक्शंस को पढ़ा। तो इसमें क्या हो रहा था, एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो रहा था, टूट करके आपको 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस दे रहा था। अच्छा, तो ये सिंगल सब्सटेंस है, ठीक। अभी हमने आपको बताया जो ये रिएक्शंस होती हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो अगर इसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक अगर पूछा जाए तो ये मेनली किस टाइप की होती हैं, एंडोथर्मिक। क्यों, क्योंकि इनमें हीट देनी पड़ती है, ये एक्सोथर्मिक नहीं होती आमतौर पर, ठीक। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में हम एक चीज तो ये समझ गए कि अगर एक सिंगल सब्सटेंस है और उसको तोड़ना है और सब्सटेंस बनाने के लिए, तो इसमें हमको एनर्जी दे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। बिल्कुल, कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है कि नहीं, खेलने के लिए कूदने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, इसलिए हम खाना खाते हैं। तो हमको खाना जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है। किसी चीज़ को तोड़ना है, कोई भी काम करना है, तो सब काम को करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसमें भी एक सिंगल सब्सटेंस है और वो टूट रहा है, वो स्प्लिट करके 2 या 3 सब्सटेंस बना रहा है। तो एक सिंगल सब्सटेंस है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी कि नहीं, चाहिए होगी, ठीक। तो जो इसको एनर्जी चाहिए होती है, इसको डीकंपोजिशन रिएक्शन को जो होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो अलग अलग फॉर्म्स में होती है, ठीक। आप अलग अलग फॉर्म की एनर्जी दे सकते हैं। जैसे थर्मल डीकंपोजिशन, मतलब इसमें जब आप डीकंपोजिशन रिएक्शन को करने के लिए, होने के लिए जब आप हीट देते हैं, थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक। जब आप हीट दें, ठीक, जिस रिएक्शन में हीट देनी पड़ रही हो डीकंपोजिशन रिएक्शन को होने के लिए, तो वो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं उसको, ठीक। अच्छा, अब हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन को होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। और लास्ट में आपको दिया गया है लाइट के यूज भी हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए यूज हो सकती है, ठीक। तो इन तीनों को अभी हम देखेंगे एक एक। अच्छा, इनके एग्जाम्पल आपको मैंने एक एग्जाम्पल आपको तीनों के तैयार कर लेने हैं, ठीक। तो तीनों के एग्जाम्पल तैयार करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन बाय हीट, यानी थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन मतलब थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हमें हीट देनी पड़े, ठीक, जिसमें हीट का यूज हो रहा हो डीकंपोजिशन रिएक्शन होने के लिए, जिसमें हीट का यूज हो रहा हो। तो अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी देखा था कि नहीं, CaCO3 याद आया, अभी देखा था जस्ट अभी, CaCO3 और ये मिल करके ये बना रहा था आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस होती है, CO ये सॉलिड, ये आपका लाइम था, ये आपका लाइम वो था, लाइम स्टोन था, और ये आपकी CO2 गैस है। अभी देखा था कि नहीं देखा था। और इसमें हमने ऊपर क्या बनाया था, डेल्टा मतलब इसमें हीट देनी पड़ रही है, इसमें हीट देनी पड़ रही है, तो इसमें हीट का यूज हो रहा है। ये किस टाइप की रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि एक सब्सटेंस टूट करके सिंपल इसमें स्प्लिट होकर के आपको 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस अगर दे तो वो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है। तो इसमें देखो एक सिंगल सब्सटेंस है और वो टूट करके आपको 2 सब्सटेंस दे रहा है, तो इसका मतलब ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। रिएक्टेंट साइड में एक सब्सटेंस है और प्रोडक्ट साइड में 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक। तो इसमें यूज किसका हो रहा है, हीट का। तो अगर हीट का यूज हो रहा है, इसका मतलब एग्जांपल किसका हो गया, थर्मल डीकंपोजिशन का हो गया। अब है डीकंपोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हमने आपको कॉम्बिनेशन में बताया था कि H2 + O2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, वाटर, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम उसी का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये लिखे दे रहे हैं,
इसमें क्या होता है आपका H2O जो होता है, ठीक, लिक्विड होता है कि नहीं। अब ये डिकम्पोज होगा, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, ठीक। ये H2O आपका जब टूटेगा तो इसमें आपको मिलेगा क्या, H2 और OT मिलेगा। थोड़ा साफ साफ लिख दें, समझ में नहीं आ रहा होगा, लिख दें साफ साफ। इसको मिटा दें क्या, ये तो समझ गया ना। अब आपको ना समझा हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक। तो इसका एग्जांपल हो गया, लीड का हमने एग्जांपल देख लिया अभी, ठीक, ये हो गया। अब इसके लिए देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक। तो देखो ये लिक्विड होता है वाटर आपका, ये आपका बनता है 2H2 में टूटता है और ऑक्सीजन में टूटता है, ठीक। गैस गैस लिक्विड, ये हो गई बैलेंस, ठीक। अब ये किस टाइप की रिएक्शन है, इसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर पूछी जाए तो कॉम्बिनेशन में H2 + O2 हमने देखा था और बन क्या रहा था 2H2O, ठीक। ये थी कि नहीं, ये किस टाइप की रिएक्शन थी, ये एग्जांपल था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्यों, क्योंकि इधर जब दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, यानी रिएक्टेंट है 2 या 2 से ज़्यादा और प्रोडक्ट कितना, सिंगल, तो वो किस टाइप की कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो हमने नीचे लिखी है, और ये जो ऊपर लिखी है ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये है आपकी कौन सी, जो पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन। एक सिंगल सब्सटेंस टूट करके स्प्लिट होकर के 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस बनाए तो वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो इसमें एक सिंगल सब्सटेंस है H2O, ये स्प्लिट हो रहा है और 2 सिंपल सब्सटेंस बना रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें पहला प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा और रिएक्टेंट सिंगल, ठीक। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक। ये आपको याद रखना है। तो ये एग्जांपल हो गया डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब आपकी बुकों में इसका एक्सपेरिमेंट दिया गया होगा, ठीक। वो एक्सपेरिमेंट आपके काम का नहीं है, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। एक बार चाहे तो अपनी बुक में अगर दिया गया हो तो पढ़ लेना, लेकिन उससे आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। वो एक्सपेरिमेंट आपको करने को अभी नहीं आएगा, अभी आप 10th में हैं, अभी आपको उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसके वो पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ना हो तो एक बार आप बुक से उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, ठीक। बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, दिया गया है और पढ़ लीजिएगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, तो उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसकी जो एग्ज़ाम में उससे आना नहीं है और ज़्यादा तो उसको नहीं पढ़ा रहे, ठीक। इसी को आपकी बुकों में दिया गया होगा इसके, ठीक, एक्सपेरिमेंट दिया गया होगा। अब इसके बाद लास्ट में है क्या, डिकम्पोजिशन बाय लाइट, किसका यूज़ करके, लाइट का यूज़ करके। तो इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए। का यूज़ होता है उसको बोलते हैं फोटोलिसिस, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और जिसमें लाइट का यूज हो रहा हो उसको बोलते हैं फोटोलिसिस। ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा हो कंपाउंड को स्प्लिट करने के लिए तो वो इलेक्ट्रोलिसिस, और जिसमें लाइट यूज हो रही हो तो वो फोटोलिसिस, ठीक। अब फोटोलिसिस के लिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी इंक खत्म हो रही है तो इंक डाल लेनी चाहिए कि अभी समझ में आ रहा है। चलो इसको पढ़ाने के बाद इंक डाल देते हैं, ठीक। तो लाइट के लिए हम लोग देखेंगे, मतलब फोटोलिसिस होगा, ठीक। फोटोलिसिस होगा जब एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट हो रहा हो लाइट के कारण तो उसको फोटोलिसिस बोलते हैं, और अगर कोई कंपाउंड स्प्लिट हो रहा हो इलेक्ट्रिसिटी के कारण तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, और अगर हीट का यूज कर रहे हो तो वो थर्मल, ठीक, थर्मल रिएक्शन होता है, इसमें थर्मल वर्ड यूज करते हैं, ठीक। तो अब लाइट के लिए देखते हैं हम लोग। जैसे आपका दिया गया है आपकी बुक में 2 दिए गए हैं, एक AgCl का दिया गया है और एक AgBr का। तो हम लोग AgCl वाला एग्जांपल देखते हैं। तो AgCl के लिए आपका दिया गया है AgCl, ठीक, AgCl, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लिख देंगे इसके नीचे, ठीक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। और ये Ag जो Cl है ये सॉलिड होता है और जब टूटेगा तो आपको मिलेगा क्या, ये आपका सॉलिड होता है, ठीक है। तो मिलेगा आपको Ag और Cl2। ये Ag क्या होता है आपका, Ag होता है आपका सिल्वर, ठीक। और ये जो ये Cl2 क्या होता है, ये होता है क्लोरीन, ठीक। ये ग्रे कलर का होता है, ये है सिल्वर। सिल्वर देखा है कि नहीं सबने, देखा है, ये होता है क्लोरीन, ठीक। ये क्लोरीन है आपका, तो ये सिल्वर है और Ag, और Cl2 है आपका क्लोरीन। अब इसको बैलेंस कर दें,
बैलेंस हो गई। ठीक, इसमें यूज करते हैं लाइट का, मतलब यहाँ पे फोटोलिसिस हो रहा है। ठीक, फोटोलिसिस भी लिख सकते हैं। ठीक, इसमें लाइट का यूज होता है, सनलाइट का। ठीक, कौन सी लाइट? सनलाइट, क्योंकि नेचुरल लाइट सनलाइट ही अवेलेबल है। ठीक, तो देखो AgCl आपका क्या होता है? AgCl आपका एक कंपाउंड होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसमें जब सनलाइट पड़ती है तो उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और उसमें सिल्वर अलग निकल जाता है और क्लोरीन अलग निकल जाता है। तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन बाय लाइट का एग्जांपल है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है? AgCl आपका एक सब्सटेंस है और जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और वो डिकम्पोज होकर के Ag और Cl2 बनाते हैं। ठीक, Ag सिल्वर और क्लोरीन। अच्छा, इसी के रिलेटेड आपका एक और आपका दिया गया है AgBr और Ag, इसमें क्या बनेगा? अच्छा, Cl की जगह हम कर दें Br, क्या करते हैं? Cl की जगह Br, तो इधर से ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और यहाँ पे Cl2 जगह क्या हो जाएगा? Br। ये ब्रोमीन होता है। क्या होता है ये? ब्रोमीन। ठीक, ये गैस होती है आपकी ब्रोमीन, और ये सिल्वर आपका सॉलिड होता है, ये ब्रोमीन गैस होती है। तो इसके दो एग्जांपल आपने देख लिए। अगर क्लोरीन कर देंगे Cl2 तो हो जाएगा एक एग्जांपल, और अगर Cl2 की जगह Br कर देंगे तो ब्रोमीन, तो वो आपका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा। बस इसमें सनलाइट का यूज होता है। ठीक, तो इसमें लाइट का यूज हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है लाइट को यूज करके। तो ये आपने देख लिया, तीनों के लिए एग्जांपल देख लिया, बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप केमिकल रिएक्शन का, तो वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, तो अब हम देखेंगे अपना अगले टाइप की रिएक्शन, थर्ड टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरे टाइप की रिएक्शन जो कि कौन सी हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरे टाइप की रिएक्शन देखेंगे अब हम लोग। तो जैसा कि हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि कंबाइन हो रहा था। ठीक, फिर हमने अगला देखा दूसरा वाला जो कि थी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसमें हमने देखा डिकम्पोज। ठीक, डिकम्पोज हो रहा था। तो उसी तरह वो इसमें भी हम लोग एक वर्ड फील कर सकते हैं, क्या? डिस्प्लेसमेंट से हम लोग फील कर सकते हैं डिस्प्लेस, मतलब इसमें डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस जगह बदल रही है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं इस रिएक्शन को, कुछ आइडिया मिल गया होगा। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक एलिमेंट एक कंपाउंड के एलिमेंट को के साथ अपनी जगह बदल लेता है, उसको उसकी प्लेस बदल लेता है उसके साथ। अच्छा, अब समझो, जैसे मान लो ये एक एलिमेंट है। ठीक, ये एक एलिमेंट है और ये एक कंपाउंड है। अब एलिमेंट और कंपाउंड को लेकर के आप क्लियर हैं कि नहीं? अच्छे से ये 9th में पढ़ चुके हैं आप लोग, 9th से पढ़ के आए होंगे, तो आपको क्लियर होना चाहिए एलिमेंट और कंपाउंड को लेकर के। एलिमेंट है आपका सिंगल, ठीक, कंपाउंड में आपके दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होंगे। ठीक, तो इसमें मान लीजिए अभी हम माने ले रहे हैं कि इसमें दो एलिमेंट से मिलकर के आपका एक कंपाउंड बना है। ठीक, दो एलिमेंट से मिलकर के आपका एक कंपाउंड बना है। अब एक एलिमेंट अलग है और इधर दो एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ ये कंपाउंड है। तो इसमें एक एलिमेंट है और एक दो एलिमेंट है। ठीक, दो एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड बना है। ठीक, तो अब क्या होगा इसमें, इन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं इसमें ये वाला जो होता है ना अलग से जो एलिमेंट, वो कंपाउंड वाले एलिमेंट को, वो कंपाउंड से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसकी जगह बदल लेता है, उसके साथ जगह बदल लेता है। कैसे? जैसे ये है तो ये इससे अलग हो जाएगा केमिकल रिएक्शन होने के बाद। ठीक, केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होगा इसमें, ये इसके साथ जगह बदल लेगा, तो मतलब ये अलग हो जाएगा एलिमेंट और ये एलिमेंट आकर के इसके साथ बच हो जाएगा। तो ये इसके साथ जगह बदल गई कि नहीं, ये वाला एलिमेंट अलग हो गया और ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ आकर के कंपाउंड बन गया। मतलब कंपाउंड में एक एलिमेंट बदल गया, जगह बदल गई, ये पहले अलग था अब ये आकर के कंपाउंड में हो गया और इसको भगा दिया, इसको भगा दिया। क्यों? क्योंकि ये कमजोर था इससे। ठीक, तो इन रिएक्शंस में ये होता है। आपको बताएं तो इन रिएक्शंस में क्या होता क्या है कि जो कम रिएक्टिव होता है वो उसको कंपाउंड से भगा देता है ज्यादा रिएक्टिव वाला। मतलब जो हम लोग अलग से एलिमेंट लेंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तो वो जब ज्यादा रिएक्टिव होगा तो मतलब ज्यादा ताकतवर होगा, तो वो दूसरे वाले को जो कंपाउंड में जो एलिमेंट होगा अगर वो कम रिएक्टिव होगा उससे तो उसको भगा देता है। अच्छा, एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे आपको इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है CuSO4 प्लस CuSO4 और ये मिल किसके साथ रहा है, जिंक के साथ। वही जगह छोड़ दें स्टेट लिखने के लिए, जिंक के साथ। ठीक, तो मिलेगा क्या हमें, अब ये आप लोग अभी खुद समझेंगे, क्या समझेंगे आप लोग।
ये जो CuSO4 है एक्वस है। एक्वस का मतलब क्या होता है ये भी हम बता चुके हैं आपको वीडियो में, इसके पहले वाले पार्ट में, इसीलिए कह रहे हैं पढ़ के आइएगा। एक्वस में क्या होता है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। एक्वस में मतलब क्या होता है कि वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट हो उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब ये ब्लू कलर का है, ठीक, ये ब्लू कलर का क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक, और इसमें वाटर जो है वो सॉल्वेंट होगा, इसलिए इसको एक्वस बोल रहे हैं। और ये जो होता है इसका कलर होता है सिल्वरी वाइट, सिल्वर वाइट जो भी बोलो यहाँ, सिल्वरी वाइट कलर होता है इसका, ठीक। कलर को लेकर के इसमें बहुत थोड़ा कंफ्यूजन रहती है, ठीक। ये होता है सॉलिड, ठीक। तो देखो अब ये जो जिंक है आपको इसके लिए करने के लिए आपको एक वो याद करना पड़ेगा, आपको इसकी रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, ठीक, मेटल्स की। क्यों? क्योंकि जनरली मेटल जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं तो वही डिस्प्लेस करेंगे, ठीक। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, ठीक। वैसे आपको चलो अभी बता दे रहे हैं, फिर आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज भी बता दे रहे हैं, ठीक। तो इसमें होगा क्या, ये जो एलिमेंट अलग है बताया था कि नहीं, तो ये आपका जिंक है, क्या है ये, जिंक, Zn, ठीक। और ये कंपाउंड है आपका क्या है, CuSO4, क्या है ये, Cu है, इसमें S है और O है, मतलब इसमें 3 टाइप के एलिमेंट्स हैं, 3 टाइप के एलिमेंट्स हैं कि नहीं। Cu मतलब कॉपर, S मतलब सल्फर, O मतलब ऑक्सीजन। अब एटम्स नहीं, एटम्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन 3 टाइप के इसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो 3 टाइप के एलिमेंट से मिलकर के आपका एक कंपाउंड बना, ठीक। ये आपका एक कंपाउंड है और ये एक जिंक आ गया, ठीक। अब ये जिंक आ गया इसके पास, बोला अब हम ज्यादा रिएक्टिव हैं, और इसमें जो तुम्हारे आगे जो ये कॉपर है, ये कॉपर हो गया, ये जिंक हो गया, और ये आपका ऑक्सीजन हो गए, ठीक। ये ऑक्सीजन के हो गए, ये आपके सल्फर हो गए, ये हो गया कॉपर। तो इधर क्या आ गया, अब जिंक आया और बोला कॉपर चलो यहाँ से निकलो, तुम हमसे कमजोर हो, तो ये इसको भगा देगा यहाँ से, कॉपर को इस कंपाउंड से भगा देगा और खुद आकर के इनके साथ बैठ जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि कंपाउंड बनेगा, कोई चीज कंपाउंड के साथ होती है तो वो क्या होती है, उसमें स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी होती है, तो हर चीज स्टेबिलिटी को आना चाहती है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ खुशी खुशी रह रहा है। लेकिन जिंक आएगा, अब जिंक आएगा वो कॉपर से बोलेगा चलो भगो इधर से, चलो भगो, भगो इधर से, भगो। तो हम, और ये बेचारा इससे कमजोर है तो कुछ कर भी नहीं सकता, तो ये जिंक इसको यहाँ से हटा देगा और खुद आकर के इनके साथ बैठ जाएगा। मतलब अब ये ज्यादा स्टेबल हो गया तो ये बढ़िया रहेगा खुशी खुशी, और ये कॉपर अब दूसरे को डूबेगा जाकर के कहीं, ठीक। तो ये होता है इन रिएक्शंस में। तो अब क्या होगा, इसमें कॉपर कम रिएक्टिव होता है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो हो क्या जाएगा, जिंक आके इसके साथ बैठ जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, ठीक। और प्लस में ये Cu कॉपर, कॉपर बेचारा कमजोर है जिंक से, तो वो अलग हो जाएगा, ठीक। अब इसके स्टेट लिख लेंगे आप लोग। ZnSO4 आपका होता है, ZnSO4 आपका होता है एक्वस सॉल्यूशन, और कॉपर है आपका सॉलिड, ठीक। तो कॉपर सॉलिड निकल जाएगा और ये आपका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अब इसका कलर अलग अब हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। कलर वैसे इसका कोई कलर नहीं होता है, क्यों, ये कलरलेस होता है आपका, ठीक। ये ZnSO4 कलरलेस होता है। कॉपर का कलर आप लोग जानते ही हैं, ठीक, रेड ब्राउन कलर का होता है, देखा है कॉपर सामने वायरिंग में, ठीक। तो ये आपकी रिएक्शन है, और एक किस टाइप की है, डिस्प्लेसमेंट, इसमें सिंगल इसको डिस्प्लेस कर देता है। अब अच्छा इसके लिए आपको आना चाहिए एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक। तो ये आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ साइड में लिखते हैं, चलो इसको हटा दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको आना चाहिए कि कौन मेटल, इसके लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक। तो उसी के हिसाब से कम ज़्यादा जो ताकतवर होगा वो कमजोर वाले को भगा देगा। तो इसके लिए एक्टिविटी सीरीज है, आपको याद करना पड़ेगा। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो एक्टिविटी सीरीज देख लीजिए। एक्टिविटी सीरीज में टॉप में होंगे कौन, ठीक, मेटल्स की होगी रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि मेटल्स ही आपके जनरली हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक। तो मेटल्स में आपके होंगे टॉप में, जैसे पोटेशियम, ठीक, पोटेशियम होगा, ठीक, सोडियम हो गया, ठीक, कैल्शियम है तीसरे नंबर पे आपका, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, ठीक, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, फिर कार्बन है, फिर जिंक है, फिर कार्बन है, जिंक है, उसके बाद फिर आयरन है, फिर लेड है, आयरन है, फिर लेड है, और फिर लेड के बाद है आपका हाइड्रोजन, ठीक। तो यहाँ तक तो मेन आप याद कर ही लीजिएगा। अब ये है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव, ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, पोटेशियम। कैल्शियम से ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा सोडियम,
मैग्नीशियम से ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा कैल्शियम, एल्युमिनियम से ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम। मतलब ये जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते जाएंगे, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो वो लेस रिएक्टिव होते जाएंगे। ऊपर मोर रिएक्टिव और नीचे जाते जाएंगे तो लेस रिएक्टिव। ठीक, लेस रिएक्टिव आपको मेटल्स मिलेंगे। ठीक, तो ये मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक, तो इसमें जो ज़्यादा आपका जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे हमने अभी देखा था ना ZnSO4 वाला एग्जांपल, ठीक, जिसमें CuSO4 और जिंक वो कर रहे थे, केमिकली रिएक्ट कर रहे थे। तो उसमें जिंक देखो कहाँ है, ये ठीक जिंक है इसमें, और इसके बाद किसको और आपका कॉपर कहाँ है, कॉपर आपका हाइड्रोजन के भी नीचे है, हाइड्रोजन के भी नीचे है। इसका मतलब कॉपर आपका बहुत कम रिएक्टिव है जिंक के मुकाबले। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया था। क्यों? क्योंकि जिंक आपका ज़्यादा रिएक्टिव था। तो इस होता क्या है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है मेटल वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है, इसीलिए इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक और बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो Na प्लस Na आपका होगा क्या, सॉलिड। लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। ठीक, अब ये H2O लिक्विड होगा आपका। ठीक, वाटर है आपका तो लिक्विड होगा, तो लिखने वो सब आप लिख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक, तो अब इसमें देखो Na है और H2O है, और ये है क्या, डिस्प्लेस करेगा इसमें। अब देखो Na कहाँ पे है, Na है, Na देखो दूसरे नंबर पे, और इसमें कंपाउंड में क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन देखो यहाँ है, ये सबसे नीचे हाइड्रोजन। तो सोडियम हाइड्रोजन से कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें हाइड्रोजन क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है तो ये सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो ये कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। मतलब ये Na जो है सोडियम, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो बनेगा क्या, NaOH। ठीक, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब देखो यहाँ पे NaOH बन रहा है। अब इसमें ये हाइड्रोजन को साथ में रखे जरूर है, लेकिन वो हाइड्रोजन को साथ में रखे इसलिए है वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए रखे हुए हैं। ठीक, ये हाइड्रोजन को अपने साथ में, तो इसको लेकर के कंफ्यूज ना होइएगा, ये सब आप धीरे धीरे समझ जाएंगे केमिस्ट्री जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो NaOH बनेगा, सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और खुद आके बैठ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ये हाइड्रोजन को वो साथ में रखे क्योंकि वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। ठीक, बाकी हाइड्रोजन को वो निकाल देगा। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है कि देख करके बताइए कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं है। ठीक, या कौन सी टाइप की रिएक्शन है। तो जिसमें एक एलिमेंट हो, ठीक, एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो, और तब ये डिस्प्लेस कर रहा हो, जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला हो वो इसको डिस्प्लेस कर रहा हो, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक, तो ये देख करके आप बता दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं। ठीक, अब हम इसी में देखे ले रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होंगे, 4 टाइप की हम लोग रिएक्शन देखे ले रहे हैं। क्या देखे ले रहे हैं, 4th टाइप की रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल यहाँ पे लिखा है D2। ठीक, डबल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो मतलब 2 बार डिस्प्लेस हो रहा है। अब 2 बार डिस्प्लेस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों कंपाउंड होंगे। ठीक, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक एलिमेंट था, एक कंपाउंड था, और रिएक्शन में हो क्या रहा था कि एक एलिमेंट कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था और खुद कंपाउंड बन जा रहा था, उसको बाहर भगा दे रहा था, जो लेस रिएक्टिव होता है। ठीक, तो ये था डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है कि दोनों कंपाउंड होते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि 2 बार डिस्प्लेस हो रहा है ना, डबल फील कर सकते हैं आप, डबल डिस्प्लेस मतलब 2 बार डिस्प्लेस होगा। ठीक, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों कंपाउंड होंगे। अब मान लीजिए, ठीक, इंक लग गई। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपके दोनों क्या हैं, आपके ये दोनों कंपाउंड हैं। ठीक, ये एक कंपाउंड, ये एक कंपाउंड। अब होगा क्या कि इसमें कंपाउंड में ये मान लीजिए, ठीक, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट के साथ ये कंपाउंड बना है, और ये एलिमेंट है, ये इसमें ये कंपाउंड है और इसमें 2 एलिमेंट हैं। ठीक, तो अब होगा क्या कि ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, आपस में अपनी जगह बदल लेंगे। मतलब इसका एक एलिमेंट और इसका एक एलिमेंट आपस में जगह बदल लेंगे। तो दोनों जब आपस में जगह बदल लेंगे मतलब ये इसके साथ आ जाएगा
ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2 बार जगह बदली जा रही है, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं AgNO3। अब हम स्टेट नहीं लिख रहे हैं, स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, प्लस NaCl। अब ये बनेगा क्या देखते हैं, ठीक। अब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों कंपाउंड हैं, आप देख सकते हैं। अगर एक एलिमेंट होता और एक कंपाउंड होता और एलिमेंट कंपाउंड के एक एलिमेंट की जगह बदलता तो डिस्प्लेसमेंट होता, लेकिन यहाँ दोनों कंपाउंड है और फिर ये आपस में जगह बदल लेंगे। कैसे? ये Na है, ये Ag है, ठीक, आगे वाला, ठीक। तो ये Ag यहाँ चला जाएगा और ये जो Na है ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 बार जगह बदलती है, एक बार ये देखो ये जगह बदली, फिर एक बार ये यहाँ जगह बदली। तो ये बन क्या जाएगा, ये Ag चला जाएगा इसके साथ Cl के साथ, तो बन जाएगा AgCl और प्लस अब ये जो है Na ये इधर आ जाएगा, तो ये बन क्या जाएगा NaNO3। इसको नैनो ना पढ़ना आप लोग, ठीक है, इसको नैनो ना पढ़ना। ये है Na और N और नाइट्रोजन और फिर वो ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट, ठीक, 3 टाइप के आपके एलिमेंट, ठीक। तो ये NO3, ठीक, मतलब ये Ag होता है सिल्वर, Na होता है सोडियम, Cl होता है क्लोरीन, N होता है नाइट्रोजन, O होता है ऑक्सीजन। तो ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक। अब समझ में आया? अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं, तो देखेंगे आप कि दोनों कंपाउंड हैं और फिर दोनों कंपाउंड में ये जगह बदल रहे हैं आपस में, मेटल्स जो हैं वो आपस में जगह बदल ले रहे हैं। ये Ag यहाँ चला गया, Na इधर आ गया, देखो AgCl बन गया और NaNO3 बन गया, तो इसका मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसी में हमने आपको समझा दिया, ठीक। डबल डिस्प्लेसमेंट का और कोई एग्जांपल देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कि समझ गए? चलो एक और एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों की डिफिनेशन साथ में लिख देंगे तो आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक। जैसे इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, NaOH प्लस और क्या है साथ में HCl। अब क्या बनेगा इसमें, देखो दोनों कंपाउंड है कि नहीं, हाँ। अब डबल डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेस कर दो भाई, NaH के साथ, आगे वाला डिस्प्लेस होता है, ठीक। ये नहीं कि HCl के साथ बदल दो ना, आगे वाला, ठीक, मेटल आगे होता है ना। तो Na वाला H की जगह पे पहुंच जाएगा और ये H वाला Na की जगह आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा H2O। H2O को हम लोग बाद में लिख देंगे, पहले इसको लिखे दे रहे हैं NaCl को, ठीक, NaCl और क्या बन जाएगा यहाँ पर H2O। जो ये बनता है आपका H2O जो भी चीज़ बनती है ये, तो इसको बाद में लिखा जाता है, पहले मेटल वाला जो ये होता है इसको लिखते हैं NaCl को, ठीक, ये है, ठीक। तो NaCl को आप लोग पहले लिख लीजिएगा, H2O को बाद में लिखिएगा, ठीक। तो NaCl बन गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया और H2O बन गया। अब इसमें देखो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, ठीक, एक बार ये इधर गया और एक बार ये इधर गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जांपल आपने देख लिया, आप समझ गए होंगे। इसमें क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों कंपाउंड, और डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक कंपाउंड। अच्छे से समझा दिया है, बहुत बेहतरीन ढंग से समझा दिया है। अब आप अभी नहीं समझे तो फिर गलत बात है, इसका मतलब आपने मन लगा के नहीं देखा, ठीक। बहुत आसानी समझा दिया है कि कोई भी समझ जाए, बच्चे को भी अगर आप दिखा देंगे तो वो भी अब समझ जाएगा, ठीक। तो अब दोनों के लिए डिफिनेशन लिखे दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे डिफरेंस कर लीजिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। अब डिफिनेशन यहाँ पे लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए और डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या वो डिफिनेशन लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए लिख सकते हैं दोज रिएक्शन, ये तीसरा है, तीसरे टाइप की, और ये चौथे टाइप की। दोज रिएक्शंस in which one element, इसमें क्या है, in which one element takes the place of another element in a compound। इसमें कंपाउंड के एलिमेंट के साथ तो जगह बदलता है। अब ये कंपाउंड आपको पता होना चाहिए, 9th में पढ़े हैं आप लोग, ठीक। आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। तो दो रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है कंपाउंड में, ठीक, आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका जैसे हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे बताया था हमने CuSO4 प्लस जिंक
और मिलेगा क्या, देखो इसमें एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, और एलिमेंट जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है ये वाला, और जो कंपाउंड के साथ जो मेटल वाला जो आगे मेटल है वो लेस रिएक्टिव है, तो ये इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, इसकी जगह अगर ले लेगा तो बन क्या जाएगा, बन जाएगा आपका ZnSO4 और प्लस Cu आपका अलग बचेगा। ठीक, ये कॉपर होता है सॉलिड। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट है वो कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट की जगह ले रहा है, लेस रिएक्टिव वाले को। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है कंपाउंड में। ठीक, अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों कंपाउंड होंगे। ठीक, तो दो रिएक्शंस, इसके लिए डिफिनेशन लिख सकते हैं, दो रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड, इसको मिटा दें, ये आ जाएगा। चलो देखते हैं आ जाने से। दो रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज, ठीक, या टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। ठीक, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, दोनों नए कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब इसको समझिए, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, मतलब इसमें दोनों आपके नए कंपाउंड बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों एलिमेंट जगह बदलना है। अच्छा, अब देखो जैसे हमने इसके लिए एग्जांपल बताया था AgNO3 प्लस आपका और क्या था साथ में, इसमें आपका था AgNO3 और किसके साथ हमने रिएक्ट करवाया था, NaCl के साथ। ठीक, AgNO3 और NaCl के साथ। तो इसमें देखो ये आगे ये पीछे, ये आगे ये पीछे। अब ये क्या करेगा, Ag इसको डिस्प्लेस कर देगा और फिर ये इधर आ जाएगा। तो बन क्या रहा था, AgCl प्लस NaNO3। अब देखो इसमें क्या लिखा है, दो रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स, ये दोनों कंपाउंड है रिएक्ट कर रहे हैं, ये रिएक्टेंट साइड है ना, रिएक्टेंट साइड में रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके इधर ये दो कंपाउंड्स हैं आपके, दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं। ठीक, दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक, और ये होता क्या है, आयंस एक्सचेंज होते हैं, मतलब ये Na आयन और ये Ag के आयन आपस में डिस्प्लेस हो रहे हैं और दो नए कंपाउंड बना रहे हैं। अब देखो ये AgCl और NaNO3, ये दोनों कंपाउंड अलग हैं कि नहीं, यहाँ पे NaCl था और यहाँ पे AgNO3 था। तो देख लो चारों अलग कंपाउंड हैं। ठीक, मतलब ये जो दो कंपाउंड जो बने हैं ये नए कंपाउंड हैं, इनमें से किसी से मैच नहीं कर रहे हैं, ये दो नए कंपाउंड बन गए। ये बन गया सिल्वर क्लोराइड और इधर क्या था, ये आपका था सोडियम क्लोराइड, और इधर इसी तरह आपका ये बन गया सोडियम नाइट्रेट ऑक्साइड। ठीक, मतलब ये आपका हो गया सिल्वर नाइट्रेट था, ये क्या था, सिल्वर नाइट्रेट, और इधर क्या बन गया आपका सोडियम का नाइट्रेट, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक ठीक, तो इधर था सिल्वर नाइट्रेट, उधर था हो गया सोडियम नाइट्रेट, मतलब ये दोनों कंपाउंड जो बने ये नए हैं। ठीक, तो टू न्यू कंपाउंड बनेंगे और आयंस का एक्सचेंज होगा, मतलब ये Ag का आयन इधर चला जाएगा Na का आयन की जगह और Na का आयन इधर आ जाएगा Ag की जगह। मतलब जब दो कंपाउंड्स होते हैं तो वो दोनों कंपाउंड में जब केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन होने में दोनों में आयंस बनेंगे पहले। ठीक, फिर वो आयंस एक्सचेंज होंगे। ठीक, मतलब ये Ag और Na आयंस के फॉर्म में एक्सचेंज होंगे। ठीक, पहले आयंस ये दोनों कंपाउंड में आयंस बनेंगे, कंपाउंड में पहले आयन बनेंगे फिर आयन एक्सचेंज होंगे। ठीक, ये आयन वगैरह सब 9th में पढ़ा है, सब 9th में पढ़ा है, इसीलिए कहते हैं हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो बोर्ड हो या ना हो। ठीक, तो समझ में आ गया, इसमें दोनों कंपाउंड रहते हैं इसलिए इसमें आयंस के फॉर्म में एक्सचेंज होगा। और उसमें क्या है, उसमें एक एलिमेंट रहता है बाकी एक कंपाउंड रहता है, तो कंपाउंड आयंस के फॉर्म में टूटता है, पहले कंपाउंड से आयन बनता है तब वो एक्सचेंज होता है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट सब कुछ हो चुका है। अब फाइनल बारी है हमारी लास्ट टाइप की। लास्ट टाइप है हमारा जो 5th टाइप है केमिकल रिएक्शन का, और जो 5वें टाइप की हमारी रिएक्शंस हैं जो है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक, तो ये अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस
5वें टाइप की रिएक्शंस और ये लास्ट है। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शंस खत्म हो जाएगा।